हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 31 जिसमें हम चैप्टर 9 को कंटिन्यू करने वाले हैं और ये है इसका पार्ट 2। तो गाइज़ वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ इससे पहले हम पार्ट 1 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल डिसीजन कर रहे थे और उसका थर्ड डिसीजन हमने करना था जो कि है गाइज़ डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड वो अमाउंट होता है गाइज़ जो एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है हाफ ईयरली या फिर एनुअली, अपने प्रॉफिट्स में से, अपने सरप्लस में से, या फिर कई बार रिजर्व भी क्रिएट किया होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व। तो टैक्स पे करने के बाद ये कंपनी के हाथ में होता है कि वो अपने सरप्लस को, यानी जो बचा हुआ प्रॉफिट है, उसको डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगी या फिर रिटेन करना चाहती है, सेव करना चाहती है, ताकि वो फ्यूचर में अपने ग्रोथ में अगर डाइवर्सिफिकेशन करे, अपना प्रोडक्ट की कोई न्यू ब्रांच खोले तो उसमें अपनी अर्निंग्स को यूज़ कर सके एज रिटेन्ड अर्निंग्स। या अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे तो कितना करे, इससे रिलेटेड सभी डिसीजन आ जाते हैं डिविडेंड डिसीजन। अब हम देखते हैं गाइस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना होता है किसी भी कंपनी को डिविडेंड से रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। अब गाइस कोई भी कंपनी है वो अपनी अर्निंग्स, जो भी उसका सरप्लस है, प्रॉफिट है, उसी अमाउंट से वो डिविडेंड पे करती है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। आप अकाउंट्स में भी पढ़ोगे गाइस, प्रपोज डिविडेंड है या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड या फिर इंटरिम डिविडेंड। ये कंपनी अपने प्रीवियस ईयर या फिर करंट ईयर के प्रॉफिट से पे करती है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपकी कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। जितनी हायर आपकी अर्निंग्स होगी उतना ही हायर आप डिविडेंड पे कर सकते हो, उतना ही हाई रेट आप पे कर सकते हो। अगर लॉसेज में जा रहे हो फिर आप डिविडेंड पे नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अब स्टेबल होनी चाहिए आपकी अर्निंग्स, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको एक साल तो 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे साल सिर्फ 20,000 का, तो उससे आप एक हाई रेट पे नहीं कर पाओगे डिविडेंड का। अगर आपकी स्टेबल है अर्निंग्स, आपको पता है कि इतना एक डेफिनेट अमाउंट है, एक एवरेज अमाउंट तो हम अर्न कर ही लेंगे, इतना प्रॉफिट तो हमें हो ही जाएगा, तो आप एक हाई रेट पे कर पाओगे। अदरवाइज आप लो रेट पर ही डिक्लेयर करोगे डिविडेंड। फिर नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। अब कई कंपनीज होती हैं जिन्होंने एक स्पेसिफिक रेट कि हम 10% तो हर साल डिविडेंड देंगे ही अपने शेयर होल्डर्स को डिक्लेयर किया होता है। इससे क्या होता है कि उनकी रेपुटेशन अच्छी रहती है मार्केट में और साथ ही शेयर होल्डर्स भी सेटिस्फाइड रहते हैं कि उन्हें एक स्पेसिफिक रेट तो मिलेगा डिविडेंड का। लेकिन ये रेट तब बढ़ता है जब कंपनी की जो अर्निंग करने का पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ हो, कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 1 या 2 साल ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो आपने हायर रेट डिक्लेयर कर दिया, बाद में लॉस भी हो सकता है आपको। तो जब आपको परमानेंट पता लग जाए कि आपकी अर्निंग्स इंक्रीज़ हो जाएंगी, अब हर साल आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तब आप हायर रेट डिक्लेयर कर देते हो। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। अब आपने डिविडेंड पे करना है तो आपका कैश आउटफ्लो होगा, बाहर जाएगा आपका कैश। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके कैश इनफ्लो अच्छे हों। इनफ्लोज जब आपके अच्छे होंगे, आपके पास सरप्लस होगा, तब भी आप हायर रेट डिक्लेयर कर सकते हो डिविडेंड का। अगर ऐसा नहीं है तो फिर शॉर्टेज होगी और फिर आप लो रेट ही डिक्लेयर करोगे। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अब कई कंपनीज होती हैं जिनका पोटेंशियल होता है कि वो ग्रो हो सकती हैं, उनका अच्छा स्कोप है मार्केट में ग्रो करने का, तो वो अपने प्रॉफिट जो उनका सरप्लस है टैक्स पे करने के बाद उसको वो सेव करती हैं, रिटेन करती हैं अपने पास। तो जब वो ज़्यादा पार्ट अपने पास रखेंगी तो कम डिविडेंड पे करेंगे लो रेट पे। लेकिन जिन कंपनीज का ग्रोथ का कोई ऐसा प्लान नहीं है, जो रिटेन नहीं कर रही अपनी अर्निंग्स, वो हाई रेट पे डिविडेंड पे कर सकती हैं, यानी ज़्यादा पे कर देंगे। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। अब कई बार क्या होता है कि कई कंपनीज के शेयर होल्डर्स, मोस्टली कंपनीज में ऐसा देखा जाता है कि वो रिटायर्ड हैं या फिर ओल्ड पर्सनल हैं, जिनके लिए डिविडेंड ही उनका सोर्स ऑफ इनकम है, जो टोटली डिविडेंड के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो वो हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि उन्हें एनुअली या हाफ ईयरली जब भी डिविडेंड मिले, एक डेफिनेट, एक फिक्स्ड अमाउंट मिले जिससे उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो उसी के अकॉर्डिंग कंपनी फिर उतना अमाउंट पे कर देती है उनको। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। अब कई बार क्या होता है कि कई कंपनी लोन ले रही होती है, तो जो बैंक होते हैं या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनसे वो लोन ले रही है, वो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और कई बार वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं डिविडेंड की पेमेंट पे कि आपने इस अमाउंट से ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं करना, या पहले आपने हमारा इंटरेस्ट पे करना है उसके बाद आपने उन्हें पे करना है, कि आप पहले उन्हें प्रेफरेंस नहीं दे सकते जब तक आपने हमसे लोन लिया है। तो ऐसे में कंपनी का सरप्लस भी इतना नहीं बचता और साथ ही उन्हें कॉन्ट्रैक्ट को भी फॉलो करना है, वायलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर उन्हें लो रेट डिक्लेयर करना पड़ता है, यानी कम डिविडेंड देते हैं फिर वो।
नेक्स्ट है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अब जिन कंपनीज़ की अच्छी गुडविल है मार्केट में, जो बड़ी हैं या जो पुरानी हैं, अब वो डायरेक्टली कैपिटल मार्केट से फाइनेंस रेज कर सकती हैं, यानी वो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स पर इतना डिपेंड नहीं करती, तो वो ज़्यादा डिविडेंड पे कर सकती हैं हाई रेट पे। लेकिन जो छोटी कंपनीज़ हैं, जो स्मॉल हैं या फिर मार्केट में न्यूली इस्टेब्लिश्ड हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो अपनी सेविंग्स पर ज़्यादातर डिपेंड करती हैं, तो इसलिए फिर वो कम डिविडेंड पे करती हैं एट अ लोअर रेट। फिर लास्ट है टैक्सेशन पॉलिसीज़। अब जो शेयर होल्डर्स हैं, जो उनको डिविडेंड मिल रहा है, उनके लिए वो एक टैक्स फ्री इनकम है, यानी उस पर उनको कोई टैक्स पे नहीं करना। लेकिन जो कंपनी डिविडेंड पे करती है उसको टैक्स पे करना पड़ता है, उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। अगर तो वो हाई है तो फिर कंपनी कम डिविडेंड पे करेगी, लेकिन अगर वो लो है तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पे कर सकती है, यानी इन दोनों का एक नेगेटिव रिलेशन होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि एक कंपनी का कैपिटल किस स्ट्रक्चर में होगा, कितना डेट होगा, कितना इक्विटी होगा, यानी इट रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ डेट टू इक्विटी ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी फॉर रेजिंग फाइनेंस और फॉर फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज़, कि जो उसके ऑपरेशंस हैं उनको फाइनेंस करने के लिए, उन पे पैसा लगाने के लिए, या फिर वो कहाँ से पैसा उठाए, इसका एक जो प्रपोर्शन है, जो स्ट्रक्चर है, उसी को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अब या तो आप इसको डेट टू इक्विटी रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर प्रपोर्शन ऑफ डेट टू टोटल कैपिटल, यानी डेट प्लस इक्विटी उसमें इंक्लूडेड होगा, जिसको हम फाइनेंशियल लीवरेज भी कहते हैं। अब जब कोई कंपनी डेट ज़्यादा उठा रही है, ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, तो उससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डेट इज़ अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस, कि जब आप टैक्स पे कर रहे हो तो उसका फ़ायदा होता है, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन साथ ही इससे रिस्क भी बढ़ता है कि आपको इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी उसका पे करना पड़ेगा, चाहे आपको लॉसेज ही क्यों ना हो। ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो जब आप डेट इंक्रीज़ कर रहे हो यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो उससे आपकी सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पर ही नहीं बल्कि रिस्क पर भी, जो आपका फाइनेंशियल रिस्क है उस पर भी असर पड़ेगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्पेसिफिक रेशो होना उसमें ज़रूरी है। अब इसको डिसाइड करने में भी कई फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। अब स्ट्रक्चर डिसाइड करने से पहले कंपनी को अपना कैश फ्लो एनालाइज कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि उसके पास अगर तो अच्छे से कैश इनफ्लो हो रहा है, कि उसके पास इनफ कैश है, एडिक्वेट अमाउंट है, कि वो अगर डेट से फाइनेंस रेज करे तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट और साथ ही इंटरेस्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे सकती है, तो वो डेट ऑप्ट कर सकती है। लेकिन अगर उसके पास शॉर्टेज है, कैश फ्लो इतने नहीं है, इनफ्लो इतना नहीं हो रहा पैसे का, तो फिर वो इक्विटी ले सकती है। उस केस में इक्विटी उसके लिए सूटेबल होगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेट, यानी जब आप उधार ले रहे हो या फिर डिबेंचर इशू कर रहे हो या बैंक से लोन ले रहे हो, उसका इंटरेस्ट रेट अगर आपके शेयर्स के डिबेंचर रेट से कम है तो फिर आप डेट ले सकते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा है तो आप शेयर्स इशू कीजिए। नेक्स्ट है रिस्क कंसीडरेशन। अब आप जैसे जैसे अपना डेट इंक्रीज़ करते हैं, साथ ही आपकी रिस्क भी इंक्रीज़ होता है, और साथ ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होती है, लाइक रेंट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। अब इस पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क कितना है। अगर तो वो कम है, यानी ये खर्चे कम है, तो आप डेट रेज कर सकते हो। लेकिन अगर रिस्क ज़्यादा है तो आप डेट रेज नहीं कर सकते, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। अब कोई भी कंपनी हो, उसको डेट एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा डेट पर डिपेंड करोगे तो उससे आपकी रेपुटेशन पर अच्छा असर नहीं होगा, इससे आप फ्यूचर में भी डेट रेज नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको एक लिमिट में डेट रेज करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये आप अकाउंट्स में भी पढ़ोगे। अब इससे आपको ये पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट से, जो इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले होता है प्रॉफिट, उससे कितनी बार इंटरेस्ट को पे कर सकती है, कितनी बार कवर कर सकती है उसको। अब ये रेशो जितना हाई होगा उतना ही रिस्क फिर कम हो जाता है, लेकिन ये एक एडिक्वेट मेजर नहीं है, बिकॉज ये गारंटी नहीं देता कि आपका रिस्क टोटली ख़त्म हो चुका है। फिर नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट कंडीशंस। अब एक होता है बुलिश पीरियड और एक होता है बियरिश। बुलिश यानी बूम पीरियड, हाई सेल्स है मार्केट में और डिमांड भी हाई होती है इस टाइम पे। अब क्योंकि डिमांड हाई है तो ऐसे टाइम में लोग आसानी से इक्विटी शेयर्स खरीद लेते हैं, चाहे आप थोड़े हाई प्राइस पे भी इशू कर दीजिए। लेकिन बेयरिश पीरियड में ऐसा नहीं होता, बिकॉज उस टाइम इतनी डिमांड नहीं होती और लोगों को पैसा डूबने का भी डर होता है, इसलिए वो उस टाइम पर इक्विटी शेयर्स नहीं खरीदते और डिबेंचर्स प्रेफर करते हैं। फिर नेक्स्ट है गाइस टैक्स रेट। अगर तो टैक्स रेट हाई है, अगर तो टैक्स रेट ज़्यादा है तो आप डेट से फाइनेंस रेज कर सकते हैं, कि डिबेंचर इशू कर दिए या लोन ले लिया,
लेकिन अगर टैक्स रेट कम है तो आप शेयर्स इशू कर सकते हैं। अब गाइज इसको समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि सपोज कर लीजिए टैक्स रेट 30 है और जो आपका प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो है 5 लाख रुपीज़ और डिवेंचर्स हैं आपके 10 लाख के 10% जिन पर इंटरेस्ट है। अब जो इंटरेस्ट ऑन डेट है, जो आपका ये लोन हो गया या डिवेंचर हो गया, वो आप P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। तो उससे आपका नेट प्रॉफिट बचा 4 लाख रुपीज़ जिस पे आपको टैक्स पे करना है 1,20,000। लेकिन अगर ये डिवेंचर ना होते, 1 लाख इंटरेस्ट ना होता, तो आपको 5 लाख के ऊपर ही इंटरेस्ट पे करना पड़ता, यानी 1,50,000, यानी ₹30,000 आपके सेव हो गए। वो टैक्स सेविंग हुई जस्ट बिकॉज ऑफ योर डेट। लेकिन ऐसा डिविडेंड के केस में नहीं होता। डिविडेंड आपको प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही पे करना होता है, लेकिन उसको आप P&L अकाउंट में नहीं लिखते। इसलिए हायर टैक्स रेट पे आपको डिवेंचर यूज़ करने चाहिए या फिर लोन। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी ये वो रेट है जो शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं अपने कैपिटल पे, यानी डिविडेंड। अब जैसे जैसे कोई कंपनी डेट इंक्रीज करती है तो शेयर होल्डर्स का भी रिस्क बढ़ता है, बिकॉज वो ओनर्स होते हैं कंपनी के, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो साथ ही वो भी चाहेंगे कि उनका डिविडेंड भी बढ़े, बिकॉज उनका रिस्क भी बढ़ रहा है। तो वो चाहेंगे कि उन्हें थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी मिले, थोड़ा ज़्यादा डिविडेंड मिले। बट कंपनी को डेट एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए, बिकॉज उसका सेकंड एस्पेक्ट ये भी है कि उसके साथ ही शेयर होल्डर्स को भी हाई रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ेगा। ये भी एक इसलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर चूज़ करने के लिए। अब जो बाकी के पॉइंट्स है गाइस, कंट्रोल हो गया या और भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन से मैच करते हैं। गाइस जो इसका लास्ट पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्रूशियल पॉइंट है जो पेपर में पूछा जाता है। तो गाइस उसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये थे कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर और उसके कई फैक्टर्स। ओके गाइस, थैंक यू।